चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले हम जान लेते हैं कि एटम होता क्या है। देन जब हम एटम के बारे में जान जाएंगे फिर हम बाद में उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे आप इस चैप्टर 3 में एटम के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। देन आपको पता चलेगा कि एटम किन किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। फिर आपको पता चलेगा कि जो एटम होते हैं एक्चुअली में दिखते कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एटम। एटम होता क्या है? तो एटम इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, ऑफ एनी मैटर। मतलब जितने भी मैटर होते हैं उस मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वही क्या होता है? एटम होता है। अब बात आ गई कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। क्लियर है? मैटर कुछ भी हो सकता है हमारे आसपास। इवन जो आपको एक पेन दिख रहा है ये भी एक मैटर हो गया, पेपर भी मैटर हो गया। तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होती हैं सभी क्या होता है? मैटर होता है। और मैटर कुछ भी हो सकता है। मैटर इज एनीथिंग दैट है मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिसके पास मास हो एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो क्या हो गया? मैटर हो गया। हमने मैटर जाना। और जितने भी मैटर होते हैं इस मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल को ही एटम कहा जाता है। मतलब क्या कि जितने भी मैटर होते हैं सभी मैटर एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए होते हैं। ओके। चैप्टर में वैसे आपको बहुत स्टार्टिंग से दिया हुआ है। पहले तो एटॉमिक थ्योरी बताई जाएगी कि एटम होता क्या है। बट हम आपको क्या करते हैं, पहले एटम के बारे में जो आज हम जानते हैं, मतलब प्रेजेंट में एटम के बारे में जो हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम एटम का स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे मैंने एक यहाँ स्फेरिकल शेप बनाया हुआ है, सेंटर में आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा। तो ये क्या है? एक हमने एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल या फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सेंटर में है प्रेजेंट, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। एटम का क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जैसे ही। और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिल के क्या करते हैं? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? एक एटम का स्ट्रक्चर है। देन न्यूक्लियस के अराउंड आपको दिख रहा होगा एक सर्कुलर पाथ जैसा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके। मतलब हमने क्या किया है? एक एटम का स्ट्रक्चर देख लिया जिसमें हमें पता चला एटम जो होते हैं, चलो स्फेरिकल शेप हमने देखा। और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके। मतलब हमें क्या समझ में आया कि किसी भी एक एटम में 3 पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है इसको कहा क्या जाएगा? ये होते हैं सब एटॉमिक पार्ट ऑफ एटम, या फिर क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। ओके। मतलब एटम के पार्ट होते हैं, इन्हीं से मिलके क्या होता है? एटम का फॉर्मेशन होता है। अब हम पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या है एंड न्यूट्रॉन क्या है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा जो भी आपको बताने जा रहे हैं आपके नॉलेज के लिए। ओके। चैप्टर तो हम स्टार्ट करेंगे ही, बुक से ही रीड करेंगे। देन सबसे पहले आप थोड़ा अपने नॉलेज के लिए जान लो कि एटम होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। देन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। मतलब हमें क्या समझ में आया? कोई एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन को पी से यानी कि स्मॉल पी से, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड न्यूट्रॉन जो होगा ना उसमें हमेशा मतलब कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसलिए हमने क्या किया, देखो
यहाँ हमने बताया न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन हमने यहाँ प्लस साइन क्यों बनाया है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है इसका चार्ज तो जीरो होता है, मतलब ये चार्जलेस होता है, लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? देन अगर हम बात करें कि एटम, सबसे पहले तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एटम के बारे में ऐसा समझा जाता था कि एक एटम ऐसा स्मॉल पार्टिकल होता है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट हम तो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ रहे हैं। तो इस सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी किसने की? तो आपकी नॉलेज के लिए है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? सर जे थॉमसन करते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी कौन करते हैं? सर ई गोल्डस्टीन करते हैं। एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं जेम्स चैडविक। ओके, नेक्स्ट अगर हम चार्ज की बात करें कि किसी एटम में, जो जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उस निगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें, हमें पता है प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, बट उसके चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, कूलम्ब क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट है। तो आप एक सिमिलैरिटीज यहाँ देखोगे, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब दोनों में है, बट डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव होगा, बस साइन का डिफरेंस है, देन वैल्यू तो सेम ही है। ओके, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की चार्ज की, तो हमें पता है क्या होता है? जीरो, न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, एंड न्यूट्रॉन का मास होता है, तो कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे मास मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, आई थिंक आपको अभी तक तो एटम क्या होता है समझ में आ गया होगा कि एक एटम ऐसा स्मॉल पार्टिकल होता है जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज के चार्ज को याद करने का हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन में हमें पता चले माइनस चार्ज ही होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है, न्यूट्रॉन में जीरो। तो इसके लिए ट्रिक आप ऐसा समझ सकते हो, P4 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और P फॉर प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन में चार्ज की क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो N फॉर निगेटिव, सॉरी निगेटिव नहीं, N फॉर न्यूट्रल होता है ना, N फॉर न्यूट्रल समझो, इसलिए न्यूट्रॉन का चार्ज होगा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो जब प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, चार्ज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, हमने जो आपको बताया है कुछ जनरल नॉलेज जैसा है। आपको अगर एटम का इतना पता है, ठीक है, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल पता है, चार्ज एंड मास पता है, उसने मतलब उस पार्टिकल की डिस्कवरी किसने की है, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में, यानी कि अभी हमारा चैप्टर 3 पढ़ने में बहुत ईजी होगा। ओके, इसलिए आप उसको लर्न कर लेना। देन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। When we look around us, we can see object of different shape, size, colors and texture. जब हम अपने आसपास देखें, ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। अपने आसपास देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल भी दिखाई देते हैं, जिन सबका शेप अलग होता है, सबका साइज, कलर एंड टेक्सचर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। All these objects are made of different substance and all substance are made up of very tiny particles. मतलब है जितने हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं ना हमारे आसपास, ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं।
समझ में आ रही है बात? ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं हमारे अराउंड, ये ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बने हुए होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, एक्चुअली में एक बहुत ही स्मॉल वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन है कि जो यहाँ तो लिखा है वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तो ये जो पार्टिकल होता है इसका साइज कितना छोटा होता है, कितना स्मॉल होता है, हम तो यही जानने वाले हैं इस चैप्टर में। वैसे हमें पता है कि जो वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। लेकिन तब यानी कि बहुत पहले नहीं जाना जाता था कि इसको एटम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले कैसे एटम के बारे में जाना गया, देन कैसे एटॉमिक थ्योरी दी गई, फिर आगे हम जानेंगे कि कैसे एटम की स्ट्रक्चर की बात की गई। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, व्हेन वी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेटॉल टू अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑल ऑफ इट स्मेल ऑफ डेटॉल। आपने देखा ही होगा, अगर हमारे पास कोई बकेट में क्या है, वाटर है, बकेट में चलो हमारे पास एक ग्लास वाटर है, उस एक ग्लास वाटर में हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स डेटॉल के डाल देंगे तो ग्लास ऑफ वाटर का स्मेल कैसा हो जाएगा? पूरा डेटॉल के जैसा स्मेल आने लग जाएगा। अगर हम उस एक ग्लास वाटर को जिसमें हमने डेटॉल मिक्स किया है उसको हम बकेट में ट्रांसफर करते हैं, देन बकेट में हम क्या करेंगे? फुल पानी डाल देंगे, वाटर से उसको फुल कर देंगे, फिल कर देंगे, है ना। तो आप तभी भी उसमें डिटॉल के स्मेल को डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्या होगा देखो, the smell can be detected even when we keep on adding more and more water. Why it is so? ऐसा क्यों होता है कि उसमें हम more and more water ऐड करते जाते हैं तब भी से उसमें हमें डेटॉल का स्मेल आता है, हम डेटॉल के स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड। तो चलो हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। एक्टिविटी फर्स्ट क्या है? डिजॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इन 100 ml वाटर। फिगर 1, हम जो आपको इस फिगर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो एक्टिविटी में हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल लेने हैं, ठीक है। लैब में इजीली आपको मिल जाएगा। पोटेशियम परमैग्नेट जो होते हैं थोड़ा पर्पलिश कलर के होते हैं या फिर क्या है, पर्पल कलर के होते हैं, जो कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाए जाएंगे। ओके, तो करना क्या है, 100 ml वाटर में हमें 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट ऐड कर देना है। पोटेशियम परमैग्नेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? KMnO4। ओके, देन करना क्या है, केयरफुली नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। देन उसके बाद हमें सॉल्यूशन के कलर को नोट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड एड इट टू 90 ml वाटर। देन उसके बाद जो हमने सोल्यूशन बनाया है ना, देखो क्या किया था हमने, प्लेन वाटर में हमने क्रिस्टल मिक्स किया है पोटेशियम परमैग्नेट का। देन हमने उसको जब डिसॉल्व किया है तो देखो पूरा जो प्लेन वाटर था ना, जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, किसमें कन्वर्ट हो गया? एक पर्पल कलर के सॉल्यूशन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। और उसका जो वाटर का लेवल है इसमें अभी भी 100 ml है। ओके, देन करना क्या था हमें, अब एक टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में इस बीकर से क्या करना है, 10 ml सॉल्यूशन, यानी कि जो पोटेशियम परमैग्नेट का सॉल्यूशन बना है ना, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन को एक हमें टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। देन क्या करना है, नाउ टेक आउट 10 ऑफ द सेकेंड सॉल्यूशन एंड एड इट टू 90 ml सॉल्यूशन। देखो हमने सेकेंड स्टेप बताया था, 10 ml हमने लिया सॉल्यूशन का, देन उसके बाद इस 10 ml सॉल्यूशन को हमें 90 ml वाटर में मिक्स कर देना है। किसमें? 90 ml प्लेन वाटर में, ठीक है। तो जैसे ये वाटर क्या रहा होगा, 90 ml रहा होगा, जिसमें हमने ये वाला जो 10 ml है इसको ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ml हो गया। देन ये जो 100 ml सॉल्यूशन बना है इसमें से फिर हमें 10 ml सॉल्यूशन लेना है। समझ में आ रही है बात? इसमें से 10 ml सॉल्यूशन हमें लेना है। देन इस 10 ml सॉल्यूशन को फिर से हमें 90 ml प्लेन वाटर में मिक्स कर देना है। जब इसको मिक्स करेंगे तो ये जो बीकर का वाटर जो पहले 90 ml था, बाद में क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। देन फिर इसमें से हमें क्या करना है, 10 ml लेना है सॉल्यूशन 10 ml लेंगे, देखो हमने लिया। देन इसको फिर से सेकेंड वाले या कहें लास्ट बीकर में डालेंगे जिसमें 90 ml प्लेन वाटर रहा होगा, जिसमें हमने जब इस टेस्ट ट्यूब के 10 ml सॉल्यूशन को डाला, 90 ml
प्लेन वाटर में, तो सोल्यूशन भी कितना हो गया, 100 ml का हो गया। और देखो कलर चेंज होते जा रहे हैं। अब इज द फाइनल सॉल्यूशन स्टिल कलर्ड, मतलब हमें जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा लास्ट सॉल्यूशन बना, इस लास्ट सॉल्यूशन के कलर को हमें डिटेक्ट करना है, देखना है। ठीक है, करना क्या था, देखो सबसे पहले जो हमें प्लेन वाटर लिया था उसका कलर हमें लाइट ब्लू दिख रहा है हमारे फिगर में। देन जैसे ही हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया तो उसका देखो डार्क कलर है। देन इसमें जैसे 10 ml मिला के जब 90 ml वाटर मिक्स किया तो देखो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो कलर है क्या होते जा रहा है, डाइल्यूट होते जा रहा है, मतलब लाइट कलर होते जा रहा है। ओके, होते जा रहे हैं, देखो डार्क कलर, देन उससे लाइट, फिर लाइट, और लास्ट में तो बहुत ज़्यादा लाइट कलर हमें मिला। लेकिन फिर भी हम सभी बीकर में पर्पल कलर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अभी भी हमें सभी बीकर में पर्पल कलर दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें लाइट दिख रहा है, इसमें डार्क दिख रहा है, बट पर्पल कलर तो दिख रहा है ना। तो करना क्या है हमें, नेक्स्ट स्टेप, टू डिटेक्ट द कलर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, प्लेस अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर बिहाइंड द बीकर एंड कंपेयर विथ अ बीकर ऑफ प्लेन वाटर। करना क्या था, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसको बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो लास्ट वाला बीकर है ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। तो अगर इसमें से हमें कलर को डिटेक्ट करना है तो ये बीकर क्या है, ग्लास का बना होगा। तो हमें एक पेपर लेना है और उसके बिहाइंड एक पेपर को क्या कर देना है, कवर कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम कवर करना या फिर बीकर के बिहाइंड उसको हम रखेंगे। देन कलर को हम डिटेक्ट करना चाहेंगे कि सॉल्यूशन का कलर दिखता कैसे है। तो हम पाएंगे, और देखो हमने इसका सॉल्यूशन का कलर देखेंगे और कंपेयर करेंगे प्लेन वाटर से, तब हम डिफरेंस इजीली बता सकते हैं। वैसे फिगर में दिख ही रहा है, प्लेन वाटर लाइट ब्लू दिख रहा है और ये जो लास्ट वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसमें हल्का पर्पल कलर दिख रहा है। ओके, थ्रू दिस एक्टिविटी, मतलब क्या समझ में आया, ये जो लास्ट वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसमें भी हल्का अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट है, तभी तो उसका कलर पर्पल है। Through this activity, we see that a few crystals of potassium permanganate are sufficient to color a large volume of water. हमने देखा, देखो उसमें हमने ओनली 2 या 3 क्रिस्टल ही मिक्स किए थे, लेकिन फिर भी जब इसमें से सॉल्यूशन लिखे तो 100 ml में से हमने केवल 10 ml लिया है। देन उसको इतना सारा उसमें और वाटर मिक्स करते गए हैं, फिर भी से लास्ट वाले में हम कलर डिटेक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जो फ्यू क्रिस्टल्स होते हैं ना पोटेशियम परमैंगनेट के, इसकी मतलब इतना सफिशियंट होता है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम के वाटर को कलर करने के लिए। जस्ट थिंक, जरा सोचो, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन वन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाउ स्मॉल दे मस्ट बी। जरा सोचो, इसमें हम ओनली तो छोटा छोटा पीस डाल रहे हैं, क्रिस्टल्स डाल रहे हैं, तो फिर भी देखो इतना डार्क कलर आ रहा है। देन उसमें से हम 10 ml लेके और उसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो फिर भी लास्ट वाले बीकर में हमें हल्का कलर तो दिख ही रहा है, लाइट कलर तो दिख ही रहा है पर्पल का। तो जरा आप सोचो कि जो एक तक छोटा छोटा क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसमें कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, मतलब ये छोटा सा क्रिस्टल रहा होगा ना। इस छोटे से क्रिस्टल में कैसे कहें, जैसे मान लो एक छोटा सा क्रिस्टल है, मान लो इतना स्मॉल छोटा सा क्रिस्टल है, इस छोटे से क्रिस्टल में कितने सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। चलो इसको हम बड़ा बना लेते हैं, मान लो छोटा सा क्रिस्टल है, ठीक है, तो इसमें कितने सारे छोटे छोटे और स्मॉल पार्टिकल्स हो गए। देखो हमें डॉट डॉट बना रहे हैं ना, ये किसको बता रहे हैं, इस छोटे से क्रिस्टल के अंदर कितने सारे स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो देखो जिसके कारण इतने सारे यानी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो हमें देखना है, अब हमें जानना है कि जो पार्टिकल्स है ना, मतलब ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है इनका साइज कितना छोटा होता है। Actually, the particles are so minute that the substance cannot have any smaller particles. इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, जैसे जो क्रिस्टल रहा होगा ना, एक क्रिस्टल, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है इनका साइज इतना माइन्यूट होता है, इतना छोटा होता है कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है ना, मान लो इसमें मैंने एक डॉट बनाई, इस एक डॉट को मैं यहाँ
आप सेपरेट बना रही हूँ, तो जो छोटा सा मैंने डॉट बनाया है ना, वैसे तो आपको दिख रहा है, बट इस क्रिस्टल के अंदर इतने सारे छोटे छोटे स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया उसको, और इतने स्मॉल होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि उस पार्टिकल को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। दिस पार्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। वो जो पार्टिकल हमने बताया ना आपको एक डॉट के फॉर्म में, ये जो पार्टिकल्स होते हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक होगा एटम्स एंड होगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो एटम क्या होता है? एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। जैसे देखो, एक हमने एक क्रिस्टल बनाया था, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का, उसे बहुत सारे एटम आपस में अरेंज हुए ना, बहुत सारे पार्टिकल हैं, और क्या बना दिए? क्रिस्टल बना दिए। समझ में आ रही है बात? तो एक जो एटम होगा वो क्या हो गया? फंडामेंटल पार्टिकल हुआ ना किसी सब्सटेंस का। देन एटम्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और ये जो एटम होते हैं ना, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। पीपल हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ एटम फॉर सेवरल सेंचुरीज। मतलब जितने भी साइंटिस्ट आए होंगे, ठीक है, बहुत सालों से, सेवरल सेंचुरीज से एटम के बारे में जानना चाहते थे, उसको समझना चाहते थे, उसकी स्टडी करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी। How did we reach our present understanding of the atom? Let us read more about it. अब बात आती है कि हम जो एटम के बारे में आज जानते हैं, हम जानते क्या हैं? हमने आपको बताया ना कि जो एटम होते हैं, जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एटम का साइज इतना माइन्यूट होता है कि उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। अभी हमने यही देखा, बट हमने आपको तो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो एटम होते हैं ना, हमने बनाया था एटम के स्ट्रक्चर। जो एटम होते हैं 3 फंडामेंटल या फिर कहें 3 पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तब इसके बारे में नॉलेज नहीं था किसी को, तो आज हम जानते हैं ना। देखो, बोला है कि आज हम जो एटम के बारे में जानते हैं वो हम कैसे पहुंचे, मतलब उसका हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले क्या बोला जाता था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा स्मॉलर पार्टिकल है, बट आज तो हम जानते हैं ना कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा द स्टोरी ऑफ द एटम। हम एटम की स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि एटम को एटम क्यों कहा गया, उसको एटम नाम ही क्यों दिया गया। ओके, थैंक यू।